हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 6 और 9 जनवरी को, उन्हीं के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस से क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चन के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपर के सभी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ड्यूटेरियम क्या होता है। यह हाइड्रोजन के 2 स्थिर समस्थानिकों में से एक है। एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं सभी फैक्ट को नोट करते चलिए। अगला फैक्ट देखिएगा, ड्यूटेरियम परमाणु के नाभिक जिसे ड्यूट्रॉन कहा जाता है में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ये भी फैक्ट आप नोट कर लीजिए। 6420 हाइड्रोजन में लगभग एक परमाणु के पृथ्वी के महासागरों में ड्यूटेरियम की प्राकृतिक बहुतायत है। रेडियम के बारे में जान लीजिए। यह रा और परमाणु संख्या 88 के प्रतीक के साथ एक रासायनिक तत्व है। यह फैक्ट भी याद कर लीजिए आप लोग। यह आवर्त सारणी के समूह 2 में छठा तत्व है जिसे क्षारीय पृथ्वी धातुओं के रूप में भी जाना जाता है। अगला फैक्ट देखिएगा, प्रोटियम आइसोटोप या हाइड्रोजन 1। यह तत्व हाइड्रोजन का सबसे आम समस्थानिक है जिसमें एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद कर लेने जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फसल संयंत्र का कवच रोग निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल संयंत्र का कवक कपास का विल्ट है। ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिजली बनाने में। परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग बिजली बनाने में किया जाता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए। परमाणु रिएक्टर में ऊर्जा न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है जो कि ईंधन तत्वों द्वारा परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा, इनमें से कौन गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? इनमें से कौन गैसों के प्रसंस्करण का एक उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, खाने का सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसमें अधिक ताप है? सबसे अधिक ताप होती है भाप में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाप। छठा क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हैजा। हैजा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है, निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा ग्राफेन के बारे में सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आठवां, रेजिन क्या है? रेजिन क्या है? सही जवाब हो जाएगा रेजिन जो है एक मैलवेयर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए रेजिन के बारे में। देखिए, इसको राल या रेजिन गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव होता है जो वृक्षों की छाल और लकड़ी से निकलता है।
अन्य पेड़ों की तुलना में चीड़ जैसे कोणधारी कॉनिडस पेड़ों से रेजिन अधिक मात्रा में निकलता है। रेजिन का प्रयोग गोंद, लकड़ी की रोगन और वार्निश, सुगंध और अगरबत्तियां बनाने के लिए सर्दियों से होता आया है। तो इस फैक्ट को कॉपी पर नोट कर लीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ राल और रेजिन के बारे में। आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नवा क्वेश्चन है गाइस कि ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है। ली फाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह एक वायर कनेक्शन है। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम 1। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। सो गाइस 11वां क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पहले प्रकाश की गति को लॉस रोमर ने मापा था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोवर ने मापा था। 12वां क्वेश्चन देखिएगा, गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, गिरगिट के रंग बदलने के पीछे का मुख्य कारण खुद की सुरक्षा है। जब भी वह किसी तरह का खतरा महसूस करता है तो अपने बचाव के लिए वह रंग बदलता है। इसके अलावा शिकार करने और मादा गिरगिट को आकर्षित करने के लिए नर गिरगिट के द्वारा भी रंग बदला जाता है। गिरगिट सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदलता है। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिए जो मैंने आपको गिरगिट के बारे में बताया है, एक कॉपी पर नोट कर लीजिए। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा, के इकाई को तापमान मापने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14वां क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। डी आंसर सही हो जाएगा। मुख्य फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, विटामिन B1 या थायमिन की कमी से मनोभ्रंश और अल्जाइमर, कैंसर और चयापचय संबंधी रोग हो सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन की कमी, विटामिन B1 की कमी से जो रोग होते हैं ये भी हो सकते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, राइनो वायरस डैश की वजह से बनता है। तो राइनो जो वायरस होता है किसकी वजह से बनता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राइनो वायरस जो है ये आम जुकाम के कारण बनता है। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए राइनो वायरस के बारे में, राइनो वायरस की एक श्रेणी है। इसकी 3 सदस्य जातियां ए, बी और सी मार्मों में वायरस द्वारा संक्रमण, इन्फेक्शन होने के सबसे अधिक पाए जाने वाले रोगजनक हैं और सामान्य जुकाम भी अधिकतर इन्हीं के कारण होता है। तो ये भी फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। 16वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मेसियर 16। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 20% कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, मस्तिष्क शरीर की कुल 0 है या O है, ये मेरे ख्याल में O-2 के 20% भाग और कुल रक्त शर्करा के 15% भाग की खपत के लिए उत्तरदायी होता है। यदि केवल 5 मिनट भी मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिले तो यह स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? परीक्षा की दृष्टि से अगर आप लोग देखेंगे
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जो जितनी भी राजस्थान में परीक्षाएं हुई हैं, ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में पूछा गया है, राजस्थान के सभी परीक्षाओं में। तो सही जवाब हो जाएगा मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपेज। स्टेपेज आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन वी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज है, जो कर्ण में होती है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। मानव शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो होती है स्टेपेज, जो कि कर्ण में होती है। 19वां क्वेश्चन देखिएगा, मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते? तो सही जवाब हो जाएगा, वो 2 ऊतक हैं, नाखून और कार्निया, जो कि ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 20वां क्वेश्चन देखिएगा, आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस। तो जो लोग बी वाला ऑप्शन बता रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। इनमें आंखों के रंग का निर्धारण आइरिस द्वारा होता है, यह आपको ध्यान रखना है। मेलबर्न नामक जो पिगमेंट त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार है, वही आइरिस पर भी पाया जाता है और आंखों के रंग का निर्धारण करता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो सही जवाब हो जाएगा चीन के विद्यार्थी से। तो जो लोग ए वाले ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है। चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु तीनों मानव की श्रेणी में नहीं आते, जब चीन का विद्यार्थी मानव की श्रेणी में आएगा, इसलिए विकास की दृष्टि से हमारी चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए और एक कॉपी पर भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन क्या है? पुस्तक द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए, 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, हिंदी अनुवाद प्रजातियों की उत्पत्ति पर विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक साहित्य और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23वां। प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। प्रत्येक जनन कोशिका में कुल 23 क्रोमोसोम होता है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए आप लोग, मादा जनन कोशिका युग्मक में गुणसूत्रों की कुल संख्या 23 होगी। मानव महिला के जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 24वां क्वेश्चन देखिएगा क्या है? मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो सही जवाब हो जाएगा सी। मानव में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए आप लोग, मानव शरीर कोशिकाओं से बना होता है और इन कोशिकाओं में गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। एक सामान्य मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्रों को मानव के आनुवंशिक गुणों का वाहन माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है, और नोट भी कर लीजिए कॉपी पर। बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की। जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां हैं? तो सही जवाब हो जाएगा जनन कोशिका में गुणसूत्र की कुल 1 प्रतिक्रिया है। जो लोग ए वाले ऑप्शन पे टिक कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब नर युग्मक 23 गुण सूत्रों के साथ 23 गुण सूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मजनक में गुण सूत्रों की संख्या होती है। तो सही जवाब हो जाएगा 46। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 27वां क्वेश्चन देखिएगा, मानव के लिंग गुणसूत्र कौन है? मानव के लिंग गुणसूत्र हैं XY और XX। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए आप लोग, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। स्तनधारी जीवों जिसमें मनुष्य भी शामिल है में लिंग निर्धारण करने वाले 2 गुणसूत्रों X गुणसूत्र और Y गुणसूत्र की भूमिका होती है। पुरुषों में एक Y और एक
एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। किसी पिता का वाई गुणसूत्र बिना किसी बदलाव के उसके पुत्रों में जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28वां। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित हो तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा P, पुरुष। तो जो लोग बी वाले ऑप्शन में टिक कर रहे हैं सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए, पुरुषों में एक वाई और एक एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। किसी पिता का वाई गुणसूत्र बिना किसी बदलाव के उसके पुत्रों में जाता है, इसलिए वाई गुणसूत्र के अध्ययन से किसी भी पुरुष के पितृवंश समूह का पता लगाया जा सकता है। करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं 29वें क्वेश्चन की। संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संतान का लिंग निर्धारण पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण फैक्ट हो जान लीजिए, एक संतान का लिंग नर युग्मक के डीएनए द्वारा निर्धारित किया जाता है। पुरुष में सेक्स क्रोमोसोम XY है और महिला में सेक्स क्रोमोसोम XX है। नर युग्मक गठन में आधे शुक्राणु में X गुणसूत्र होता है और अन्य आधे भाग में Y गुणसूत्र होता है। मादा युग्मक में केवल X गुणसूत्र होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आप याद कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर संतान को पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है तो उसका लिंग क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्त्री। तो जो लोग ए वाले ऑप्शन में टिक कर रहे हैं सभी करेक्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिसे पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो लड़का होगा। तो ये भी फैक्ट आप याद कर लीजिए। तो जितने भी मैं आपको फैक्ट बताते चल रहा हूं सभी फैक्ट आप याद कर लीजिए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। समय बहुत ही कम है आप लोगों के पास। अगर आप लोग देखेंगे आज का महीना भी खत्म हो चुका है। आज तारीख हो गई है 30 नवंबर। आज तारीख हो गई 30 नवंबर और 6 और 9 जनवरी को आपका पेपर लगा हुआ है। तो तैयारी में आप अच्छे से लग जाइए। अगर आप लोग समय देखेंगे तो समय बिल्कुल भी नहीं आप लोगों के पास नहीं, गिने चुने ही दिन बचे हुए हैं। लगभग ये मान लीजिए 30 से 35 दिन आप लोगों के पास हैं। तो 30 से 35 दिनों में आपको तैयारी अपनी अच्छी करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।